हेलो बच्चों। आज हम फिजिक्स का बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़ेदार टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है ऑसिलेशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्या आपने सिंपल पेंडुलम का मोशन देखा है? ये एक्सपेरिमेंट, ये छोटा सा खेल खेल में एक्सपेरिमेंट आपने जरूर परफॉर्म किया होगा। मान लो मेरे पास एक स्ट्रिंग है, एक रस्सी है, और उसके एक एंड पे मैं एक बॉब कनेक्ट कर दूं और उसको मैं हल्का सा डिस्प्लेस कर दूं तो वो इस तरीके का मोशन करने लगता है बच्चों, लाइक दिस। टू एंड फ्रो मोशन वो इस तरीके से करने लगता है। ये इस तरीके के मोशन आपने जरूर देखे होंगे। क्यों ये इस तरीके का मोशन कर रहा है, कौन कौन सी फोर्सेस इसमें काम कर रही हैं, और क्या इसका टाइम पीरियड होता है, कैसे हम इसका डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे हम इसकी वेलोसिटी रिप्रेजेंट करते हैं, किस पॉइंट पर इसकी कितनी वेलोसिटी होगी, ईच एंड एवरीथिंग आज हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं अपने बहुत ही ब्यूटीफुल से टॉपिक जिसका नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड ऑसिलेशन। मैं टॉपिक शुरू करने से पहले ही बता दूं, ये कोई नया टॉपिक नहीं है, ऐसे समझो इट इज जस्ट अ काइनेमैटिक्स। मैं स्टार्टिंग में ही बता देता हूं कि ये प्योरली क्या है, काइनेमैटिक्स। क्लियर एकदम। अब इसको हम क्यों अलग से पढ़ रहे हैं, स्पेशली पढ़ रहे हैं, क्योंकि डेली लाइफ में हमारे बहुत हेल्पफुल है। इवन इवन 12th क्लास में हम पढ़ेंगे ऑल्टरनेटिंग करंट, जो हमारे घरों में सप्लाई आती है, वो भी ऐसा ही है, इसी तरीके का ही करंट है, टू एंड फ्रो। वो हम 12th क्लास में डिस्कस करने जा रहे हैं, इसलिए हम डिटेल में इसको एनालाइज करते हैं क्योंकि हमारे डेली लाइफ में ये बहुत यूज का है। क्लियर एकदम। नाउ अब पहले ही मैंने क्लियर कर दिया कि इट इज व्हाट, बेसिक काइनेमैटिक्स। काइनेमैटिक्स में जैसे हमने 6 रिलेशन मेन पढ़े थे, डिस्प्लेसमेंट टाइम एक्स टी, वेलोसिटी टाइम वी टी, एक्सीलरेशन टाइम ए टी, ए एक्स वी एक्स ए वी रिलेशन, वही सब रिलेशन हम यहाँ डिस्कस करेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, फील लेते हुए पढ़ेंगे, मजा आएगा। क्लियर एकदम। तो सबसे पहले बच्चों हमें जानना होगा पीरियोडिक मोशन को, कि व्हाट डू यू मीन बाय पीरियोडिक मोशन। देखिए नाम से ही पता चल रहा है, और 9th क्लास में सबसे पहले वर्ड आपने सुना होगा पीरियोडिक मोशन, नाम से ही पता चल रहा है कुछ मोशन, ऐसे मोशन जो अपने आप को एक फिक्स इंटरवल के बाद रिपीट करें, उसको बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। क्लियर एकदम। एंड दैट टाइम इंटरवल इज नोन एज, एंड दैट टाइम पीरियड इज नोन एज टाइम पीरियड ऑफ दैट मोशन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? फॉर एग्जाम्पल कुछ भी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल मोशन ऑफ द अर्थ, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, मोशन ऑफ द फैन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सिंपल पेंडुलम, ऑल आर व्हाट, पीरियोडिक मोशन। ये अपने आप को रिपीट कर रहे हैं। जैसे अगर मान लो मैं कहूँ कि डेली सुबह 8 बजे हमें स्कूल पहुंचना है। क्लियर एकदम। तो डेली सुबह 8 बजे हमें स्कूल पहुंचना है, ये भी एक पीरियोडिक मोशन ही हो गया। आफ्टर एवरी 24 आवर्स यू विल बी एट योर स्कूल। क्या मेरी बात समझ में आ रही? मतलब इट इज ऑल्सो अ पीरियोडिक मोशन, एंड द टाइम पीरियड इज व्हाट, 24 आवर्स। क्लियर एकदम। द टाइम पीरियड इज व्हाट, 24 आवर्स। क्लियर एकदम। मोशन ऑफ द अर्थ, क्लियर है, ये भी एक पीरियोडिक मोशन है। तो आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट डू यू मीन बाय पीरियोडिक मोशन। अब बच्चों पीरियोडिक मोशन में ही एक स्पेशल केस होता है, एक स्पेशल केस है। जैसे मान लो मैं एक सिंपल पेंडुलम बनाऊं, यहाँ पर मान लो मैं एक सिंपल पेंडुलम बना देता हूं लाइक दिस, और मान लो मैं इसको स्लाइटली डिस्प्लेस करके छोड़ दूं, इस तरीके से मैं इसको स्लाइटली डिस्प्लेस करके छोड़ दूं, तो ये इस तरीके से टू एंड फ्रो मोशन शो करने लग जाएगा, इस तरीके से टू एंड फ्रो मोशन शो करने लग जाएगा। और भी एग्जांपल ले सकता हूं, मान लो मैं एक स्प्रिंग ले लूं और स्प्रिंग से एक बॉब ऑब्जेक्ट कनेक्ट कर दूं, और मान लो मैं इसको स्लाइटली डिस्प्लेस करके, मान लो मैं यहाँ पर ले आकर के और इसको छोड़ दूं, तो क्या होगा, इट विल स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग लाइक दिस। क्लियर एकदम। इट विल स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग लाइक दिस। सो इन दो एग्जांपल्स में देखिए है तो पीरियोडिक ही, ये अपने आप को रिपीट कर रहे हैं लाइक दिस। देखिए ये अपने आप को रिपीट कर रहे हैं, here also it is repeating itself, it is repeating itself continuously. So all are periodic, both are periodic, लेकिन इसमें एक स्पेशल सी चीज है, ये एक पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट टू एंड फ्रो कर रहे हैं, ये एक पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट टू एंड फ्रो कर रहे हैं बच्चों। इसी तरीके के मोशन को बोलते हैं हम ऑसिलेशंस, ऑसिलेटरी मोशन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सो ऑसिलेटरी मोशन इज जस्ट अ सिंपल सब केस या स्पेशल केस ऑफ पीरियोडिक मोशन।
कहने का मतलब है एवरी ऑसिलेटरी इज पीरियोडिक बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू. एवरी पीरियोडिक इज नॉट ऑसिलेटरी. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इट इज नॉट पीरियोड, इट इज पीरियोडिक बट इट इज नॉट ऑसिलेटरी. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इस लाइन को आप लिखिएगा, नोट करिएगा. अच्छा, तो ऑसिलेशंस क्या होगा? बेसिकली ऑसिलेशंस क्या होगा? all the motions which repeats itself या फिर which are doing to and fro like motion about a point is known as oscillatory motion. अब मैंने एक वर्ड बोला about certain point, बच्चों that point is known as mean position. अब एक दो चीजें मैं बोलने वाला हूं यहाँ, उसको क्या बोलते हैं? मीन पोजीशन. ऐसे समझो, मान लो मेरे पास एक पेंडुलम है, वो यहाँ पे रखा हुआ है. देखिए यहीं पर ही नेट फोर्स क्या है इस पर? 0. या फिर मैं को इसको हल्का सा डिस्प्लेस करके छोड़ दूं, तो आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम, बहुत देर बाद ये जब भी रुकेगा बच्चों, ये यहीं रुकेगा. क्या मेरी बात समझ में आ रही? यहीं पे आके रुकेगा. फील करो, यहीं पे आके रुकेगा. क्यों? अरे बिल्कुल ठीक है यार, यहीं पर नेट फोर्स क्या है इस पर? 0. mg नीचे लग रहा है, टेंशन ऊपर है, और नेट फोर्स कितनी है यहाँ पर? 0. नेट फोर्स कितनी है यहाँ पर? 0. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सो मीन पॉइंट इज दैट पॉइंट वेयर नेट फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट ऑन द सिस्टम इज 0 and the object will do to and fro kind of motion about that point only in case of oscillatory motion or oscillations. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या ये वाला पॉइंट क्लियर है? मीन पोजीशन क्लियर है ना? मीन पोजीशन क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है. आगे मीन पोजीशन से ही सारा कंटिन्यू होने वाला है. क्लियर है? दो पॉइंट यहां पर मैं यूज करूंगा, मीन पोजीशन एंड एक्सट्रीम पोजीशन. सुनो बच्चों, मीन पोजीशन एंड एक्सट्रीम पोजीशन ये क्या है? मान लो ये वाला पेंडुलम है, मैंने इसको हल्का सा ऐसे धक्का लगा दिया, तो ये ऐसे गया, फिर ये यहां आया, रुका नहीं, वापस गया लाइक दिस, एंड इट इज स्टार्टिंग लाइक दिस. क्लियर एकदम? तो एक्सट्रीम पॉइंट्स क्या है? एक्सट्रीम पॉइंट्स क्या है? ये देखो, इन दो पॉइंट के बाद नहीं जा पा रहा है, आगे नहीं जा पा रहा है. ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पर जाकर के रफ्तार 0 हो गई होगी. मैं फिर बोल रहा हूं, बेसिक काइनेमेटिक्स से समझाऊंगा. यहां पर जाकर के रफ्तार 0 हो गई होगी. बिल्कुल ठीक बात है. तो एक्सट्रीम पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं जहां पर जाकर के पार्टिकल मोमेंटरी रेस्ट में आ जाता है. व्हाई आई एम सेइंग मोमेंटरी रेस्ट? क्योंकि ऐसा थोड़ी यहां पे आकर के रुक गया, अबे रुकेगा थोड़ी, फिर वापस आएगा. क्या मेरी बात समझ में आ रही? क्या मेरी बात समझ में आ रही? क्यों? सब कुछ आपको डिटेल में भी पता चलने वाला है. तो एक्सट्रीम पॉइंट्स क्या हो गए? एक्सट्रीम पॉइंट्स क्या हो गए? वो पॉइंट्स जिसके बाद पार्टिकल आगे नहीं जाएगा, मतलब उन पॉइंट्स पर आकर के पार्टिकल की रफ्तार क्या हो जाएगी? पार्टिकल की रफ्तार क्या हो जाएगी? मोमेंटरी रेस्ट में, 0. क्लियर एकदम? एंड the particle, the system will start executing oscillations about these points. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? क्लियर एकदम कंसेप्ट ये वाला? अच्छा, मीन पॉइंट भी समझ में आ गया और एक्सट्रीम पॉइंट भी अब हमें समझ में आ गया है. मीन पॉइंट वह पॉइंट होता है जहां पर नेट फोर्स ऑन द सिस्टम ऑन द ऑब्जेक्ट विल बी 0. अब देखो बच्चों, मैं इसी को ही समझाता हूं आपको कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है. इसको बहुत ध्यान से समझो. हम बिल्कुल बेसिक प्योर काइनेमेटिक्स से इसको समझते हैं. बच्चों मान लो सिस्टम अभी फिलहाल अपनी मीन पोजीशन पे है, यहाँ पर टेंशन हेयर, mg हेयर, एंड द नेट फोर्स इज 0 एंड इट इज बैलेंस्ड, दैट इज फाइन. मान लो बच्चों मैं इसको स्लाइटली धक्का मार देता हूँ और ये इधर की तरफ जा रहा है, लेट से. क्लियर एकदम? लेट से किसी भी इंस्टेंट पर इसने थीटा एंगल सब्स्टिट्यूट कर लिया, दैट इज फाइन. mg तो अभी भी नीचे लगी रहा है बच्चों. मान लो अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा बच्चों? थीटा. तो देखो इसको रिजॉल्व करिए सबसे बेस्ट. ये क्या होगा? mg cos थीटा, और ये क्या होगा बच्चों? देखो mg sin थीटा. और वेलोसिटी किधर जा रही थी बच्चों? इधर की तरफ. ध्यान से देखो, व्हाट इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड mg cos थीटा वेक्टर? 180 डिग्री. So basically that force is responsible for bringing this object here. That means जैसी मैंने इसको इनिशियल एनर्जी दी, मैंने इसको धक्का लगाया, उसकी वजह से एनर्जी की वजह से ऊपर तो जा रहा है, लेकिन कंटिन्यूअसली वेलोसिटी डिक्रीज होगी. क्यों डिक्रीज होगी? बिकॉज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड mg cos थीटा, mg sin थीटा इज 180 डिग्री. दैट मींस velocity
and that force is anti-parallel. That means this force will decreases the speed. ये बात मैं कर चुका हूँ काइनेमेटिक्स में, मैंने फिर बोला, बिल्कुल फील कराऊंगा कि बेसिक काइनेमेटिक्स ही है ये. इट इज नथिंग, इट इज जस्ट द बेसिक काइनेमेटिक्स. क्लियर एकदम. दैट इज द ओनली रीजन जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है, जैसे थीटा बढ़ रहा है, mg sin थीटा का मैग्नीट्यूड विल इंक्रीज. जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा mg sin थीटा का मैग्नीट्यूड विल इंक्रीज, एंड दैट इंक्रीज होती हुई फोर्स विल डिक्रीजेस द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी. और एक टाइम ऐसा आएगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर लेट्स से थीटा डैश, जहां पर ये फोर्स हो जाएगी मैक्सिमम, जो कि मीन पोजीशन की तरफ लग रही है. देखो ये फोर्स हो जाएगी मैक्सिमम और वेलोसिटी हो जाएगी 0, और इसी पॉइंट को क्या बोलते हैं बच्चों? एक्सट्रीम पॉइंट. क्लियर है? अच्छा चलो बच्चों, अब देखो क्या होगा. यहाँ पे आके रुक गया, यहाँ पे आके रुक गया, लेकिन ये फोर्स तो लगी रही है, और ये फोर्स को इधर खींचेगी, इधर की तरफ ये आएगा. जैसे ये इधर आ रहा होगा, माना कि ये फोर्स लगातार घट रही है, ये फोर्स, ये जो कंपोनेंट है mg का, ये वाला कंपोनेंट है, लगातार घट रहा है, और जैसे ही यहां आया एंगल 0, ये वाला कंपोनेंट 0 हो गया, और नेट फोर्स इस पर 0 हो गई. लेकिन भाई वेलोसिटी मैक्सिमम हो गई, स्पीड मैक्सिमम हो गई मीन पोजीशन पर स्पीड मैक्सिमम. देखो ये जो वर्ड मैं बोल रहा हूं ना, मैथमेटिकली सब कुछ प्रूफ भी होगा. मीन पोजीशन पर स्पीड क्या हो गई है बच्चों? मैक्सिमम. स्पीड क्या हो गई है? मैक्सिमम. ये पार्टिकल कहेगा ठीक है भाई, नेट फोर्स तो 0 हो गई, लेकिन स्पीड तो है ही. अब क्या होगा? ये मीन पोजीशन को क्रॉस करेगा, यहाँ पे आकर रुक थोड़ी जाएगा, ये मीन पोजीशन को क्रॉस करेगा. और जैसे ही बच्चों ये मीन पोजीशन को क्रॉस करेगा, मान लो थीटा एंगल इसने बनाया, तो सेम केस यहाँ पर mg नीचे लग ही रहा है, ये एंगल mg cos थीटा, ये वेलोसिटी इधर जा रही है, ये कंपोनेंट क्या होगा? mg sin थीटा. अगेन दैट कंपोनेंट विल डिक्रीजेस द स्पीड, और एक टाइम ऐसा आएगा जब ये कंप्लीटली स्टॉप हो जाएगा. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे बच्चों, ये जो दो फोर्सेस हैं, देखो हमेशा किधर की तरफ लग रही है? ये बेसिक पॉइंट्स हैं ऑसिलेशंस के, हमेशा किधर की तरफ लग रही है? टुवर्ड्स द मीन पोजीशन. ये मीन पोजीशन बहुत जरूरी है. इसी को बोलते हैं बच्चों रीस्टोरिंग फोर्स. इसी को क्या बोलते हैं? रीस्टोरिंग फोर्स, which is always directed towards the mean position, and that force is only responsible for the oscillations. इस बात को ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ. मीन पोजीशन को मैंने डिटेल में एनालिसिस करवाया आपको, एक्सट्रीम पोजीशंस को मैंने डिटेल में एनालिसिस करवाया, मीन पोजीशन से और एक्सट्रीम पोजीशन के बीच के पॉइंट को मैंने डिटेल में एनालिसिस करवाया आपको, और मैंने बताया हर एक पॉइंट का सिग्निफिकेंस क्या है, और रीस्टोरिंग फोर्स के बारे में मैंने जानकारी दी, और मैंने बताया ऑसिलेशन. रीस्टोरिंग फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑसिलेशंस. Restoring force is responsible for oscillations. Most important line बच्चों, most important. And it is always acting towards the mean position. अगर किसी सिस्टम में ऐसा नहीं हो रहा कि एक रीस्टोरिंग फोर्स, जो कि और कब डेवलप होती है रीस्टोरिंग फोर्स? जब आप उस सिस्टम को उसकी मीन पोजीशन, या फिर यूं कहो उसके इक्विलिब्रियम पोजीशन, उसके स्टेबल इक्विलिब्रियम से स्लाइटली डिस्प्लेस करते हो. दैट मींस एक और पॉइंट क्लियर हो गया. ऑसिलेशंस हमेशा किसके होते हैं? ऑसिलेशंस हमेशा किसके होते हैं? ऐसे सिस्टम के जो कि किसमें हो? स्टेबल इक्विलिब्रियम में. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं बच्चों में, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. क्लियर है एकदम? पीरियोडिक मोशन क्लियर है क्या? एकदम फिर से रिपीट करते हैं सब कुछ. पीरियोडिक मोशन क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर. पीरियोडिक मोशन हमें अच्छे से क्लियर है. वो मोशन जो अपने आप को रिपीट करें पर्टिकुलर इंटरवल के बाद, उनको बोलते हैं पीरियोडिक मोशन. उसका ही स्पेशल केस टू एंड फ्रो अबाउट सम पॉइंट इज नोन एज ऑसिलेशंस, इज नोन एज ऑसिलेटरी मोशन. बिल्कुल क्लियर है सर.
उसमें उसके बाद हमने कुछ पॉइंट डिस्कस किए, मीन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन। मीन पोजीशन वह पॉइंट है सिस्टम का जहां पर नेट फोर्स ऑन द सिस्टम क्या होगी, जीरो। और यदि आपने उस सिस्टम को, अगर आपने उस सिस्टम को उस मीन पोजीशन से, उसके मीन पोजीशन से, उसके स्टेबल इक्विलिब्रियम से स्लाइटली डिस्प्लेस किया तो क्या होगा, तुरंत एक रीस्टोरिंग फोर्स उसमें एक्ट करने लग जाएगी, विच इज ऑलवेज एक्टिंग टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, विच इज ऑलवेज एक्टिंग टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, एंड दैट रीस्टोरिंग फोर्स इज ओनली एंड ओनली रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑसिलेशंस। दैट रीस्टोरिंग फोर्स ओनली रेस्पॉन्सिबल फॉर द ऑसिलेशंस। क्लियर है एकदम। और एक्सट्रीम पॉइंट्स मैंने डिफाइन किए। एक्सट्रीम पॉइंट्स क्या है, वह पॉइंट जहां पर जाकर के पार्टिकल मोमेंटरी रेस्ट में आ जाएगा, दैट मींस वेलोसिटी हो जाएगी जीरो। क्यों? क्योंकि मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक वेलोसिटी और रीस्टोरिंग फोर्स में एंगल क्या होगा, 180 डिग्री, जब वो मीन पोजीशन से दूर जा रहा होगा। और जब वो मेन पोजीशन से पास आ रहा होगा तो वेलोसिटी और रीस्टोरिंग फोर्स के बीच में एंगल क्या होगा, जीरो, एंड दैट रीस्टोरिंग फोर्स इंक्रीजेस द स्पीड। दैट्स व्हाई मेन पोजीशन पे आकर के नेट फोर्स हो जाती है जीरो और स्पीड हो जाती है मैक्सिमम। ये सारे पॉइंट मैथमेटिकली डिफाइन भी होंगे, बहुत जबरदस्त है। ऑसिलेशंस की पूरी ब्रीफ दे दिया मैंने, ये पूरा का पूरा ढांचा है ऑसिलेशंस का जो मैंने आपको समझा दिया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? अच्छा भाई, अब ऑसिलेटरी मोशंस की बच्चों जो जनरल इक्वेशन होती है ना, ऐसे समझो ये लेट से मीन पोजीशन है, x इज इक्वल्स टू 0, लेट से x एक्सिस पे खेल लेते हैं। ये हो गया बच्चों एक्सट्रीम पोजीशंस, ये हो गई अपनी मीन पोजीशन, ये हो गई बच्चों एक्सट्रीम पोजीशन। एक और पॉइंट होता है बच्चों एम्पलीट्यूड। क्या बोला मैंने? एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है बच्चों? इट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय द पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन। क्लियर है एकदम? लेट्स से यहां से यहां तक गया, सो दैट्स द एम्पलीट्यूड। क्लियर एकदम? मान लो मैं स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम की बात करूं, ये मान लो यहां से यहां तक गया, ये लेट्स से दिस इज a, this is 0 and this is minus a, so that's the amplitude बच्चों। maximum displacement between mean position and extreme position is known as amplitude of the oscillations, बच्चों जो restoring force की जनरल इक्वेशन होती है ना बच्चों, वो होती है F is directly proportional to माइनस ऑफ x की पावर n, where x is the, ध्यान से सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से सब कुछ चलेगा, where x is the displacement of the particle of the system from the mean position। सब कुछ mean position से हो रहा है। क्लियर एकदम? आपने उसको स्लाइटली डिस्प्लेस किया मीन पोजीशन से, एक रीस्टोरिंग फोर्स उसमें डेवलप हो गई, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, माइनस ऑफ x की पावर n, वेयर n इज ऑलवेज ऑड नंबर। ध्यान से सुनना, n इज ऑलवेज ऑड नंबर। अगर प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटता है तो सम कांस्टेंट इज देयर, साइन हटता है सम कांस्टेंट इज देयर। इस कांस्टेंट को बोल सकते हैं फोर्स कांस्टेंट। क्लियर एकदम? समझ में आ गया? अच्छा भाई सुनिए भाई, अब बिल्कुल ठीक बात है यार, इवन नंबर नहीं होना चाहिए। कैसे? सुनो जरा, इसको हम मैथमेटिकली देख लेते हैं बच्चों। मान लो लेट्स से दिस इज x इज इक्वल्स टू 0, हम मान लो यहाँ पे गए बच्चों, कहीं इधर गए, मैंने पार्टिकल को इधर की तरफ डिस्प्लेस किया, तो इधर डिस्प्लेस किया तो बच्चों x पॉजिटिव है, अगर x पॉजिटिव है और n जो है कोई भी ऑड नंबर है, तो ओवरऑल ये फोर्स नेगेटिव हुई ना बच्चों, माइनस सम कांस्टेंट इनटू x की पावर n। दैट मींस रीस्टोरिंग फोर्स किधर लग रही होगी? इधर की तरफ। क्लियर है ना? अब मान लेते हैं मैंने पार्टिकल को इधर डिस्प्लेस किया कहीं माइनस में, तो x माइनस में हो गया बच्चों। लेट्स से n की वैल्यू 3 ले लेते हैं और x माइनस में ले लेते हैं, माइनस लेट्स से x ले लेते हैं -2 की पावर 3 बच्चों क्या आएगा? -8।
क्लियर है एकदम, मतलब यहाँ से निकलेगा माइनस, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस बच्चों, दैट मीन्स रिस्टोरिंग फोर्स किधर लग रही है, इधर, बिल्कुल ठीक बात है। रिस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज एक्टिंग टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, रिस्टोरिंग फोर्स ऑलवेज एक्टिंग टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। हाँ, अगर मैं n को ऑड की जगह इवन भी ले लेता हूँ, मान लो x स्क्वायर कर दो, मान लो इसको x स्क्वायर कर दो, क्लियर है एकदम। अगर मान लो x पॉजिटिव है तब तो फोर्स नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। मान लो आपने सिस्टम को ऐसे डिस्प्लेस किया तो फोर्स ऐसे लगेगी, वो पार्टिकल को ऐसे लेके आएगा। मान लो x नेगेटिव है, अगर x नेगेटिव है तब भी फोर्स नेगेटिव ही होगी, क्योंकि नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव, दैट मीन्स अगर पार्टिकल ऐसे जा रहा है तो फोर्स ऐसे ही लग रही है, दैट मीन्स कभी भी पार्टिकल लौट के मीन पोजीशन की तरफ नहीं आएगा, क्लियर है एकदम। दैट मीन्स दैट्स द जनरल इक्वेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, that's the general equation of general force equation of that's the general force equation of oscillations। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? that's the general force equation of oscillations। लेकिन मजे की बात यहाँ पे ये है कि n must be odd number। क्या मेरे पॉइंट्स क्लियर हैं? क्या ये सारी बातें आपको समझ में आ रही हैं? इन सभी पॉइंट्स को नोट करिए, हम और आगे बढ़ेंगे। चलिए बच्चों, सो जनरल फोर्स इक्वेशन ऑफ ऑसिलेशंस हमें पता चल गई, F इज इक्वल्स टू माइनस F वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस kx की पावर n, वेयर n शुड बी ऑड नंबर एंड x इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द मीन पोजीशन। नाउ मान लो बच्चों, इसमें एक और स्पेशल मैं केस ले लूं कि वी आर नेग्लेक्टिंग द हायर पावर्स ऑफ n, दैट मींस वी आर ओनली फोकसिंग n बराबर 1, वी आर नेग्लेक्टिंग x की पावर 3, x की पावर 5। अब पॉइंट ये है, when we can neglect the higher powers of x, when x is very very small, when the displacement from the mean position is very very small, उस केस में जो जनरल फोर्स इक्वेशन बनेगी बच्चों, वो बनेगी F इज इक्वल टू माइनस के x की पावर 1, और ऐसे ही मोशन को बोलते हैं बच्चों SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन या फिर सिंपल ऑसिलेटरी मोशन, जिसमें कि वी विल नेग्लेक्ट द हायर पावर्स ऑफ x, वी विल नेग्लेक्ट द हायर पावर्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट। एंड क्वेश्चन ये उठेगा, व्हेन वी कैन डू दिस, व्हेन द डिस्प्लेसमेंट शुड बी वेरी स्मॉल। मान लो पेंडुलम है, मैंने स्लाइटली हल्का सा डिस्प्लेस करके छोड़ दिया, इट विल do oscillations like this. So in that case that motion is known as SHM, simple harmonic motion, और उसी की ही स्टडी हमें यहाँ करनी है। That means x should be very small, ये हमें अब पता होना चाहिए। That's the main condition of SHM, जो कि पता ही नहीं होता बच्चों को, क्लियर एकदम। That means anytime we can do any kind of approximation, that means we can neglect the higher powers of its displacement, whether it is linear displacement or angular displacement। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? And that force is what? Restoring force, whose direction is always towards the mean position, clear एकदम। because of that only oscillations is possible, SHM is possible, clear एकदम। so that's the standard force equation of SHM। अब मुझे समझ में आ रहा होगा कि आपको फील हो रहा होगा कि हो क्या रहा है, पीरियोडिक मोशन, उसके बाद उसका स्पेशल केस ऑसिलेटरी मोशन, उसके बाद उसका भी स्पेशल केस SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल ऑसिलेटरी मोशन। एंड कोई पूछ ले व्हाट इज द स्टैंडर्ड फोर्स इक्वेशन ऑफ SHM, ये ऐसी इक्वेशन आपने स्प्रिंग के केस में भी देखी होगी, वो अलग है ये अलग है, ध्यान समझ लेना, क्लियर एकदम। What is the standard force equation of SHM? F is equals to minus kx की power 1. We are neglecting all the higher powers of x. That means हम ये ensure कर रहे हैं कि x is very small from the mean position. क्लियर एकदम बच्चों? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा भाई, अब देखो यहां से अगर फोर्स पता चल गया बच्चों, तो एक्सेलरेशन निकालना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मास इनटू एक्सेलरेशन बराबर माइनस के एक्स,
दैट मीन्स a बराबर माइनस के बाय एम इंटू एक्स, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ SHM। अब देखो बच्चों, हमें एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट रिलेशन पता है, AX रिलेशन पता है, आई कैन फाइंड एनी काइंड ऑफ रिलेशन, वेदर इट इज VX रिलेशन, वेदर इट इज XT रिलेशन, क्योंकि काइनेमेटिक्स में हम पढ़ चुके हैं, ये सब बातें कर चुके हैं हम। AX रिलेशन से कैसे VX पे जाएं, कैसे XT पे जाएं, कैसे VT पे जाएं, ये सब बात हम कर चुके हैं। That means मैंने आपको फील करा दिया, it is nothing, it is just the simple kinematics। आपको kinematics लगानी है। अब बच्चों, इसको आगे बढ़ाने से पहले हमें कुछ मैथमेटिक्स सीखनी होगी। क्यों? क्योंकि बच्चों हमें बेसिकली पढ़ना तो पीरियोडिक मोशन ही है ना यार। मेन की चीज क्या है? पीरियोडिक मोशन। उसका स्पेशल केस ऑसिलेटरी, उसका स्पेशल केस एसिटेम। हम सबसे ज्यादा स्पेशल केस पढ़ रहे हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन, लेकिन है तो पीरियोडिक ना यार। तो कहने का मतलब है इस पूरे चैप्टर में हमें पीरियोडिक मैथमेटिकल फंक्शंस के साथ खेलना है बच्चों। और ध्यान रखना, साइन थीटा एंड कॉस थीटा आर टू periodic functions of what? Mathematics, or you can say that trigonometry, जिनका पीरियड क्या होता है बच्चों? 2 pi। That means after every 2 pi they repeat its value। That means sin 30 will be equals to sin 30 plus 2 pi, will be equals to sin 30 plus 4 pi, will be equals to sin 30 plus 6 pi, will be equals to sin 30 plus 2n pi। In the same manner, cos 45 will be equals to cos 45 plus 2 pi, cos 45 plus 4 pi, cos 45 plus 2n pi। That means sin theta will be equals to sin theta plus 2n pi, and cos theta will be equals to cos theta plus 2n pi, because 2 pi is the period of sin theta and cos theta। ध्यान रखना, sin theta and cos theta are two periodic functions जिनका पीरियड होता है 2 pi, और जिनकी मैक्सिमम वैल्यू होती है +1, और जिनकी मिनिमम वैल्यू होती है -1 डाउन से 0। मैथमेटिकल टूल्स एक लेक्चर है मेरा, मैथमेटिकल टूल्स, उसमें बहुत डिटेल में ऑल्दो मैंने बात कर रखी है इन सब की, बस एक बार मैं रिकॉल कर रहा हूँ, क्योंकि इनके बिना आगे कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। साइन थीटा कॉस थीटा के साथ हमें खेलना है। अच्छा भाई, समझ में आ गया, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू 1 और -1, इनकी वैल्यू ये होती है, और साइन थीटा विल बी इक्वल्स टू साइन थीटा प्लस 2n पाई, कॉस थीटा विल बी इक्वल्स टू कॉस थीटा प्लस 2n पाई। अब अगर मैं इनके ग्राफ की बात करूं बच्चों, अगर मैं इनके ग्राफ की बात करूं, तो लेट से मैं ऐसा ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पर आपको चीज़ें समझ में आएंगी। लेट से यहाँ पर मैं साइन थीटा का ग्राफ बना देता हूँ, देन आई विल मेक कॉस थीटा ग्राफ, मैं सेगमेंट में डिवाइड कर लेता हूँ। ये सब बात हम डिटेल में ऑल्दो पढ़ ही चुके हैं, लेकिन फिर भी रिकॉल करना बहुत ज़रूरी है। लेट से हियर इट इज़ 1, हियर इट इज़ -1, हियर इज़ 0। इसको तोड़ देते हैं, जैसे कि ये सब मैंने पढ़ाया था इस तरीके से गोला बना करके बच्चों, याद आ रहा है ना? ट्रिग्नोमेट्री। यहाँ से मैंने चालू करा था 0 डिग्री, यहाँ पर 90 विच इज़ π/2, यहाँ पर 180 विच इज़ पाई, यहाँ पर 270 विच इज़ 3 π/2, देन अगेन यहाँ पर 2 पाई, और इस तरीके से हम चलते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर है? उसी तरीके से हम यहाँ पर ब्रेक करते हैं 0, ये लेट से π/2, ये पाई, ये 3 π/2, ये 2 पाई, then it will repeat its value again। it is π/2, it is pi, it is 3 π/2, and here it is 2 pi, and then it will repeat its value। क्लियर है? चलिए, मान लो मैं साइन थीटा का ग्राफ बनाता हूँ थीटा के साथ, तो बच्चों उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है। इसको आप ध्यान रखिएगा, इसका जो ग्राफ आता है वो कुछ इस तरीके से ग्राफ बनता है, इसको आपको ध्यान रखना है। इट विल बी लाइक दिस, इसका जो ग्राफ है इस तरीके से बनता है, एंड आफ्टर दैट इट विल कीप ऑन रिपीटिंग इट्स वैल्यू लाइक दिस। क्लियर है? एकदम समझ में आ रहा है? एंड द ग्राफ ऑफ कॉस इज लाइक दिस, ग्राफ ऑफ कॉस इज लाइक दिस, एंड आफ्टर दैट इट विल कीप ऑन रिपीटिंग इट्स वैल्यू। ठीक? दैट मीन्स अगर मैं बात करूं साइन, देखिए 0 पर 0, 90 पर 1, पाई पर 0,
3 pi/2 पर -1 and 2 pi पर 0 and after that it will keep on repeating its value. Same case with the cos theta. क्लियर एकदम? क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अब अगर मान लो मैं कहीं 30 डिग्री की बात करूं, देखो 30 डिग्री कहीं यहाँ होगा बच्चों, लाइक दिस, यहाँ पर 30 डिग्री होगा, sin 30 कितना होता है? हाफ। अब देखो ये वैल्यू बहुत जगह आपको मिलने वाली है, यहाँ पर भी मिलेगी सेकंड क्वाड्रेंट में, और ये एग्जैक्टली ये वैल्यू 2 पाई एंगल के बाद भी मिलेगी। यही मतलब होता है आफ्टर एवरी 2 पाई its value will keep on repeating. In the same manner you can calculate here in the cos theta. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? अच्छा बच्चों, अगर आपको ध्यान होगा तो मैंने यहाँ पर आपको कुछ चीजें समझाई थी बच्चों कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऑल स्कूल टू कॉलेज, क्या याद आ रहा है? ऑल स्कूल टू कॉलेज। क्लियर एकदम? मतलब in the first quadrant all trigonometric functions are positive. In the second quadrant which is pi/2 से pi only sine and its inverse is positive. In third sine and cos is negative. In fourth only cos is positive, sine is negative. देखिए यहाँ पर वही हो रहा है। That means ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट एंड ये फोर्थ क्वाड्रेंट। बहुत ध्यान से देखिए, बहुत जबरदस्त चीज मैं आपको समझा रहा हूँ। ग्राफ को इससे रिलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान से देखिए, सब कुछ सही चल रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से pi/2, साइन एंड कॉस बोथ पॉजिटिव, साइन की वैल्यू बढ़ती है 0 से 1 और कॉस की वैल्यू घटती है, सब कुछ सही चल रहा है। इन सेकंड क्वाड्रेंट ओनली साइन इज पॉजिटिव, कॉस इज नेगेटिव। बिल्कुल क्लियर। इन थर्ड क्वाड्रेंट बोथ नेगेटिव। इन फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस पॉजिटिव व्हाइल साइन इज नेगेटिव। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? अच्छा बच्चों, एक चीज और होती है, मान लो कोई भी एक पीरियोडिक फंक्शन है, लेट्स से ft, मान लो ये कैसा भी एक पीरियोडिक फंक्शन है, कुछ भी हो सकता है, साइन कॉस उनके कॉम्बिनेशन, कुछ भी हो सकता है। लेट्स से इसका टाइम पीरियड है t। अभी तो फिलहाल देखो मैं एंगल के साथ खेल रहा हूं और टाइम के साथ खेल रहा हूं। मान लो इसका टाइम पीरियड है t, तो इसका मतलब ये होता है आफ्टर एवरी t इट विल रिपीट इट्स वैल्यू। दैट मींस पीरियोडिक फंक्शंस की प्रॉपर्टी होती है ft विल बी इक्वल्स टू ft प्लस कैपिटल T। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द पीरियोडिक फंक्शन। these values will keep on repeating after every t। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? अच्छा, अब इस चीज को हम यहाँ पर कोरिलेट करने की कोशिश करते हैं बच्चों। मान लो मेरे पास एक लाइन है, एक वेक्टर है, कुछ भी मान लो, जो कि इस तरीके से कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से ऐसे घूम रहा है। क्लियर है? और ये अपने आप को रिपीट कर रहा है, तो ये भी एक पीरियोडिक फंक्शन ही हुआ बच्चों। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक मोशन। यू नो वेरी वेल, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आफ्टर एवरी t इट विल रिपीट इट्स वैल्यू। अभी फिलहाल हमें एंगल का तो पता है, आफ्टर एवरी 2 पाई इट विल रिपीट इट्स वैल्यू। अब हम t की टर्म में जानना चाह रहे हैं। अच्छा भाई, तो अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो किसी भी एक t टाइम पर ये कितना एंगल सस्पेंड हुआ। मान लो ये वेक्टर जो है, ये लाइन जो है कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से घूम रही है, बिकॉज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एन एग्जांपल ऑफ पीरियोडिक मोशन। क्लियर एकदम? सो मैं इस थीटा को किसी भी इंस्टेंट पर क्या लिख सकता हूं बच्चों? ओमेगा इनटू टी। दैट मींस ये लिखा जा सकता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में थीटा बराबर ओमेगा इनटू टी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा भाई, क्लियर है भाई? दैट मींस sin थीटा कैन बी रिटन एज sin ओमेगा टी। यस, टाइम के साथ, यस, क्लियर है? एंड इट कैन बी रिटन एज sin ओमेगा टी प्लस 2 पाई। यस, आफ्टर एवरी 2 पाई इट विल रिपीट। अब मैंने सोचा यार क्यों ना मैं इन दोनों फंक्शन को कंपेयर करूं, लेकिन मैंने क्या देखा यार, यहाँ पर f की जगह साइन है, हो सकता है अंदर गए, यहाँ पर t की जगह कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पर t की जगह ओमेगा है, कॉमन निकाल लो, क्या दिक्कत है? मतलब मैं कर सकता हूँ साइन ओमेगा t प्लस 2 पाई बाय ओमेगा। हाँ, अब कंपेयर कराओ इन दोनों को, तो अगर आप कंपेयर कराओगे तो क्या रिजल्ट आ जाएगा? t विल बी इक्वल्स टू 2 पाई बाय ओमेगा। बहुत जबरदस्त रिलेशन बच्चों, टाइम पीरियड और ओमेगा में t बराबर 2 पाई बाय ओमेगा। ये ध्यान रखना है आपको,
टी बराबर 2 पाई बाय ओमेगा, टी बराबर 2 पाई बाय ओमेगा, या फिर यूं कहो ओमेगा बराबर 2 पाई बाय टी। यहां पर बच्चों ओमेगा होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। देखो 1/t इज एफ, इसको मैं लिख सकता हूं 2 पाई इंटू एफ, 1/t इज एफ। लेकिन अब चक्कर किसका आ गया, एंगल का, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया बच्चों यहाँ, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। यहां पर ओमेगा क्या है बच्चों, ध्यान से सुन लेना इसको, क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। यहां पर ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, मतलब कि 1 सेकंड में 2 पाई, तो 2 सेकंड में 4 पाई, तो 3 सेकंड में 6 पाई। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्या कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। इस रिलेशन को मैं इजीली यहां से भी निकाल सकता था बच्चों। कैपिटल टी, देखो 2 वर्ड मैंने लिखे यहाँ पर, स्मॉल टी और कैपिटल टी, दोनों में अंतर है, ध्यान से सुन लेना। स्मॉल टी क्या होता है, कोई भी जनरल टाइम टी, और कैपिटल टी जहां पर भी आ गया उसका मतलब ही होता है, कैपिटल टी उस पर्टिकुलर सिस्टम का या फिर उस पर्टिकुलर फंक्शन का क्या है, टाइम पीरियड। उसका टाइम पीरियड का क्या मतलब होता है, आफ्टर दैट टाइम इट विल रिपीट इट्स वैल्यू। कहने का मतलब है, मान लो ये t की वैल्यू है 2 सेकंड, तो आपने उस सिस्टम को जैसे ही देखा तो 2 सेकंड बाद वो वहीं दिखेगा, 4 सेकंड बाद भी वो वहीं दिखेगा, 6 सेकंड बाद भी वो यहीं दिखेगा। इसका मतलब होता है कैपिटल टी, टाइम पीरियड। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। सो टाइम पीरियड आपको एकदम क्लियर हो गया है। टाइम पीरियड क्या है, मैंने फिर बताया, टाइम पीरियड क्या है, वो मिनिमम टाइम जिसके बाद वह फंक्शन, वह सिस्टम अपने आप को रिपीट करेगा। और ये रिलेशन हम इससे भी निकाल सकते थे, मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मान लो मैं थीटा की जगह डाल देता 2 पाई, तो टी की जगह, स्मॉल टी की जगह क्या डालता मैं, कैपिटल टी। क्यों, क्योंकि आफ्टर एवरी 2 पाई इट विल रिपीट इट्स वैल्यू, मुझे पता है, तो उसी को टाइम को क्या बोलूंगा मैं, टाइम पीरियड। सो टी क्या आ जाएगा यहाँ से, 2 पाई बाय ओमेगा। मेरे लिए कोई बड़ी चीज नहीं थी, लेकिन ध्यान रखने की बात, ओमेगा क्या है यहाँ, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। दैट मींस ये सारे काम हम कर सकते हैं। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप बहुत अच्छे से समझिएगा। और कोई बहुत टिपिकल चीज मैंने बताई नहीं, बिल्कुल सिंपल देसी भाषा में मैंने हर एक चीज आपको समझाने की कोशिश करी है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। एंगल को टाइम के साथ रिलेट कर दिया, और इसको टाइम पीरियड में निकाल दिया, साइन ओमेगा टी का टाइम पीरियड में निकाल दिया। ये तो बहुत जबरदस्त चीज है। इस तरीके से तो आप किसी का भी टाइम पीरियड निकाल सकते हो। जैसे साइन ओमेगा टी का टाइम पीरियड आ गया ये 2 पाई बाय ओमेगा। ऐसे ही अगर मान लो कोई फंक्शन है, लेट्स से साइन 2 ओमेगा टी, इसका टाइम पीरियड निकालना है, तो ठीक है यार, ये तो पता ही है ना। साइन 2 ओमेगा टी को क्या लिख सकता हूं मैं, साइन 2 ओमेगा टी प्लस 2 पाई। अब क्या करो, 2 ओमेगा बाहर निकाल लो, तो क्या आ जाएगा, साइन 2 ओमेगा टी प्लस 2 पाई बाय 2 ओमेगा। 2 से 2 कैंसिल। सो इन दिस केस टाइम पीरियड कितना आ गया इसका, साइन 2 ओमेगा टी का टाइम पीरियड कितना आ गया, टाइम पीरियड कितना आ गया, टी डैश कितना आ गया, पाई बाय ओमेगा, विच इज पाई बाय ओमेगा मतलब कि टी बाय 2। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। कहने का मतलब ये तो बहुत जबरदस्त चीज मैंने आपको समझाई है। इस तरीके से हम किसी भी फंक्शन का टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। क्लियर है एकदम, सारे कंसेप्ट एकदम क्लियर है, इनको आप नोट करिए, हम आगे बढ़ेंगे। चलिए बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। जो मैथमेटिक्स इन्वॉल्व होनी है उसको हमने पढ़ लिया, अब हम अपने मिशन को आगे बढ़ाते हैं। अब और हम फील करते हैं, कनेक्ट होते हैं इस चैप्टर के साथ। मान लो बच्चों कोई भी एक पार्टिकल है जिसका मास m है, वो एसएचएम कर रहा है, उसकी मीन पोजीशन ये रही x = 0, और मीन पोजीशन वही पॉइंट होता है जहां पर नेट फोर्स 0 है। और बिल्कुल ठीक बात है, जैसे ही आप फोर्स इक्वेशन में x की वैल्यू डालोगे मीन पोजीशन पर, देखो x की वैल्यू 0 डालो, नेट फोर्स कितनी आ जाएगी, नेट रिस्टोरिंग फोर्स 0। दैट इज फाइन, ओके। अब मान लो किसी भी टाइम पर पार्टिकल जो है यहाँ पर पहुंच गया है, एट x = x, मान लो कि पार्टिकल यहाँ पर पहुंच गया है, क्लियर एकदम। और उस पर जो इस टाइम पर रिस्टोरिंग फोर्स लग रही होगी वो बच्चों कितनी होगी, -kx, और उसका एक्सेलरेशन में निकालूं तो ma बराबर -kx, सो a बराबर -k/m into x। दैट्स द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ SHM। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे बच्चों, k कांस्टेंट और m कांस्टेंट, दैट मींस एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ डिस्प्लेसमेंट।
और ये एक्सीलरेशन किसकी वजह से आया है, ये एक्सीलरेशन किसकी वजह से आया है, रीस्टोरिंग फोर्स। और ये सब बात मैंने कर ली है कि एसएचएम में ऑसिलेशंस में हमेशा रीस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी बच्चों, टुवर्ड्स द मेन पोजीशन। और ये माइनस साइन एक्चुअल में यही बताता है, ये माइनस साइन एक्चुअल में यही बताता है कि अगर आप इधर जा रहे हो, अगर आप इधर जा रहे हो तो रीस्टोरिंग फोर्स देखो किधर लग रही है, अपोजिट टू योर डिस्प्लेसमेंट। अगर आप इधर जा रहे हो तो रीस्टोरिंग फोर्स देखो किधर लग रही है, अपोजिट टू योर displacement. That means acceleration is always opposite to your displacement. बहुत important, बहुत important, and that's the standard equation of SHM. That means किसी भी मोशन को, किसी भी तरीके के मोशन को अगर आपको सबसे पहले ये प्रूफ करना हो कि वो SHM करेगा, ध्यान से सुनना, वो SHM करेगा, तो जस्ट प्रूव इट कि उसका डिस्प्लेसमेंट, उसका एक्सेलरेशन मीन पोजीशन से किसी भी एक पॉइंट पर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ डिस्प्लेसमेंट। जस्ट प्रूव इट और ये प्रूफ हो जाएगा कि वो मोशन कैसा है, सिंपल हार्मोनिक। क्लियर है बच्चों? अब सुनो, देखो बच्चों, ए एक्सेलरेशन आ गया है, अब हम बात करेंगे प्योर काइनेमैटिक्स की। ए एक्सेलरेशन आ गया है, मान लो मुझे वी एक्सेलरेशन चाहिए, एक्स रिलेशन चाहिए, वी टी रिलेशन चाहिए, ए टी रिलेशन चाहिए, मैं निकाल लूंगा, मैं मैथमेटिक्स इन्वॉल्व कर लूंगा। ध्यान से सुनना बच्चों, जो अब हम करने जा रहे हैं, ऑल्दो देयर इज नो नीड ऑफ प्रूफ एंड ऑल, मैं बिना प्रूफ के भी यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन लिख दूंगा, एसएचएम की डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन लिख दूंगा और मैं फील भी करा दूंगा, कनेक्ट भी करा दूंगा। लेकिन अगर हम डेरिवेशन करेंगे, मैं फिर बोल रहा हूँ थोड़ी सी मैथमेटिक्स इन्वॉल्व होगी, उसमें थोड़ा सा मैथमेटिक्स इन्वॉल्व होगा, तो उससे पैनिक होने की जरूरत नहीं है। उससे क्या होगा, आपको और कनेक्टिविटी आएगी, मजा आ जाएगा, मतलब एक एक पॉइंट समझ में आ जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही? क्लियर एकदम? ध्यान से सुनना, देयर इज ऑल्दो देयर इज नो नीड, बट यस एक्चुअल में इफ यू वांट टू फील दैट चैप्टर, सो यस देयर इज सम नीड टू अंडरस्टैंड दैट। क्लियर एकदम? मैथमेटिक्स वाले पोर्शन को समझ लेना बस। क्लियर है? ध्यान से सुनना एक एक चीज को। देखो, ए एक्स रिलेशन मेरे पास है, मान लो मुझे वी एक्स रिलेशन चाहिए। अच्छा भाई, निकाल लूंगा भाई। अब देखो, के कांस्टेंट एम कांस्टेंट, मान लो थोड़ी देर के लिए इस कांस्टेंट को के बाय एम को मैं पुट कर देता हूं सम अनदर कांस्टेंट, लेट्स से ओमेगा स्क्वायर। मैंने पुट किया है सिंपलिसिटी के लिए, ध्यान से सुन लेना, ओमेगा स्क्वायर। क्लियर एकदम? ये चीज मैं बाद में भी प्रूफ कर लूंगा। क्या आ गया? ओमेगा स्क्वायर। और ये ओमेगा क्या है? वही ओमेगा है जो अभी भी पढ़ी। क्लियर एकदम? दैट मींस ओमेगा बराबर अंडर रूट के बाय एम। मैंने ही माना है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो देखो, एक्सेलरेशन क्या हो गया, a बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ओके, a बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ओके, v एक्सेलरेशन चाहिए ना बच्चों, बहुत सिंपल। एक्सेलरेशन को क्या लिख सकता हूं मैं, जल्दी बोलो। एक्सेलरेशन को क्या लिख सकता हूं मैं, किसी भी इंस्टेंट पे मान लो यहाँ पर पार्टिकल की रफ्तार है लेट्स से v, यहाँ पर पार्टिकल की रफ्तार है लेट्स से v, तो क्या लिख सकता हूं बच्चों, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। एक्सेलरेशन को v dv बाय dx बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, इसको लिख सकता हूं v dv बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स dx। बिल्कुल ठीक है। अच्छा भाई, अब क्या करें, इंटीग्रेट कर लो दोनों साइड। काइनेमैटिक्स, ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट है, पहले बाहर निकाल दिया, अब लिमिट लगाओ। अच्छा भाई, इसकी लिमिट कहां से कहां लगेगी बच्चों, मान लो यहीं पे मैंने उसको देखना शुरू किया था, यहीं से ही मैंने उसको देखना शुरू किया था। अच्छा भाई, तो x की इनिशियल लिमिट क्या हो गई, x की इनिशियल लिमिट क्या हो गई, x, और x की फाइनल लिमिट क्या होगी बच्चों, कहां तक जा सकता है, यहां तक, तो x की जगह क्या आ जाएगा, a। क्लियर है? अब यहां पर किसकी लिमिट लगेगी, इसी के कॉरस्पॉन्डिंग वेलोसिटी की। यहां पर वेलोसिटी कितनी है बच्चों, v, और एक्सट्रीम पोजीशन पे आपको पता है एक्सट्रीम पोजीशन पे कितनी होती है, अंडा, 0। एक्सट्रीम पोजीशन पे कितनी होती है, 0। चलो भाई मिलके सॉल्व करेंगे। v dv का इंटीग्रेशन v स्क्वायर बाय 2, v dv का इंटीग्रेशन v स्क्वायर बाय 2, लिमिट्स डालेंगे तो 0 स्क्वायर बाय 2 माइनस v स्क्वायर बाय 2, कितना, 0 स्क्वायर बाय 2 माइनस v स्क्वायर बाय 2, वो कितना आ जाएगा, माइनस v स्क्वायर बाय 2 बराबर x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, x स्क्वायर बाय 2, लिमिट्स डालेंगे तो a स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, तो क्या आ गया, माइनस ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, इस अंडर रूट को उधर ले जाओ, तो बच्चों क्या आ गया, v इज इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स
स्क्वायर। मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों वी एक्स रिलेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट वी एक्स रिलेशन हमारे पास आ गया है। क्लियर है एकदम? ध्यान से सुनिए। एट एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ए, दैट मीन्स एट एक्सट्रीम पोजीशन पुट करो x की वैल्यू प्लस ए या माइनस ए पुट करो, v क्या आ जाएगा 0। जो समझा जो पढ़ा वो बिल्कुल ठीक है एकदम। एक्सट्रीम पोजीशन पे रफ्तार क्या होती है 0। एट x इज इक्वल्स टू 0 दैट मीन्स मीन पोजीशन पे बच्चों वेलोसिटी क्या होगी, देखो यहाँ पे 0 डाल दो, अंडर रूट ए स्क्वायर क्या आ जाएगा a, विच इज a ओमेगा, और यही क्या होती है बच्चों मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम स्पीड, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? ए एक्स रिलेशन ये रहा, ए एक्स रिलेशन से वी एक्स रिलेशन ये रहा, ए एक्स रिलेशन से वी एक्स रिलेशन ये रहा। दैट मीन्स हम तो काइनेमेटिक्स ही तो पढ़ रहे हैं। अरे हम तो काइनेमेटिक्स पढ़ रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं? काइनेमेटिक्स। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ए एक्स से वी एक्स पे पहुंच गए। अच्छा भाई, अब वी एक्स रिलेशन मान लो हमें पता है, अब हमें चाहिए एक्स टी रिलेशन, निकाल लूंगा वो, मैं निकाल लूंगा एक्स रिलेशन भी। कैसे? अच्छा भाई मान लो यहीं पे कर लेते हैं, इसी में ही मान लीजिए, इसी में ही लेट्स से दिस इज x इज इक्वल्स टू प्लस a, हियर x इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू माइनस a। लेट्स से यहीं पर ही एट t इज इक्वल्स टू 0 पार्टिकल कहीं इनिशियली है x नॉट पर। मान लो जब मैंने इसको देखा t इक्वल टू 0, मतलब ये कर तो ऐसे ऐसे रहा ही है विद टाइम पीरियड कैपिटल T, लेकिन जब मैंने उसको देखा लेट्स से वो मीन पोजीशन से x नॉट दूरी पर था जब मैंने देखा। क्लियर है एकदम? सबके लिए अलग अलग बन सकती है इसका मतलब, ध्यान से सुनना एक बात को। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा भाई, अब vx से x की रिलेशन चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं है। v को कह सकता हूं मैं dx बाय dt, तो ये क्या आ जाएगा ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सो ये क्या आ जाएगा dx बाय अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर ओमेगा डी टी। क्लियर है बच्चों? अब इस चीज को ध्यान रख लेना बच्चों, dx अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स x बाई ए। पैनिक मत होना, रिजल्ट ध्यान रख लेना, साइन इनवर्स x बाई ए। चलो आप दोनों साइड इंटीग्रेट करते हैं, लिमिट लगाते हैं। यहाँ पर लिमिट किसकी लगेगी? टाइम की लिमिट कहां से? इनिशियली 0 और किसी भी एक टाइम t पर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इनिशियली यहां पर लिमिट किसकी लगेगी? x की। इनिशियली बच्चों पार्टिकल कहां देखा आपने? मीन पोजीशन से। सारा कैलकुलेशन मीन पोजीशन से है। इनिशियली पार्टिकल को कहां देखा आपने? वो मीन पोजीशन से सर x नॉट दूरी पर था, और किसी भी एक टाइम पर, सर मुझे क्या पता, किसी भी एक टी टाइम पर वो मेन पोजीशन से x दूरी पर होगा, और वही x तो निकालना है आपको। अच्छा भाई, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों? इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? साइन इनवर्स x बाय कैपिटल A, लिमिट्स क्या लगेंगी? x नॉट से a, और ये क्या हो जाएगा बच्चों? ओमेगा t। इसको सॉल्व करो तो क्या आ जाएगा? इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? साइन इनवर्स x बाई ए माइनस साइन इनवर्स x नॉट बाई ए बराबर ओमेगा टी। इसको उधर ले जाओ तो साइन इनवर्स x बाई ए बराबर ओमेगा टी प्लस साइन इनवर्स x नॉट बाई ए। इस साइन को उधर ले जाओ, इनवर्स को, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में आपको सिखाया जाएगा। इस साइन को उधर ले जाओ सो बन जाएगा x बाई ए बराबर साइन ओमेगा टी प्लस साइन इनवर्स x नॉट बाई ए। इस a को उधर ले जाओ तो क्या बन गया बच्चों? x t, या फिर सिंपली अभी फिलहाल x लिखो, बराबर a साइन इनवर्स a साइन ओमेगा टी प्लस साइन इनवर्स x नॉट बाई ए। ध्यान से सुनो, x नॉट भी एक कांस्टेंट है और a तो कांस्टेंट होता ही है एम्पलीट्यूड, तो ये भी एक कांस्टेंट ही हो गया बच्चों। तो जो जनरल इक्वेशन आ गई वो इस तरीके से आ गई, ओमेगा टी प्लस फाई, लेट्स से फाई इज व्हाट? सम कांस्टेंट। और देखो ये कैसा रिलेशन बन गया? एक्स टी रिलेशन। दैट मींस एक्स टी बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ये मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था, और देखो डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन कैसा आया? पीरियोडिक फंक्शन में आना भी था, मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था इसको, लेकिन इससे देखो कनेक्टिविटी बनी है आपकी। इस फाई को, ये फाई बहुत जबरदस्त है, कोई इसके बारे में बात नहीं करता, हमने तो प्रूफ में इस फाई को लिया है,
बहुत इंपॉर्टेंट है फाई, बहुत जबरदस्त है फाई। मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था, क्या मेरी बात समझ में आ रही है, और मैं आपको कन्विंस करा देता। और देखिए आ गया डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन, कैसा आ गया, पीरियोडिक। डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन कैसा आ गया, पीरियोडिक। x बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। आपको इससे कोई मतलब नहीं है, आपको मतलब इस इक्वेशन से है, लेकिन अब आपको इस इक्वेशन के पीछे की फिजिक्स पता चल गई, मैथमेटिक्स पता चल गया। x इज व्हाट, यहां पर क्या क्या ध्यान रखना है, xt is what, xt is what, displacement of the particle at any time t from the mean position। ध्यान से देखिए, displacement of the particle at any time t from the mean position is what, amplitude of that particle, sine is what, periodic function, omega is what, angular frequency, t is what, वह टाइम जिस पर आप डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हो, phi is what, इनिशियल फेस या फिर फेस कांस्टेंट बोलते हैं इसको, बहुत इंपॉर्टेंट। इस फाई को क्या बोलते हैं बच्चों, फेस कांस्टेंट। और इस ओमेगा टी प्लस फाई को बोलते हैं बच्चों फेस, जो कि फंक्शन है टाइम का। ध्यान से सुनना, ओमेगा टी प्लस फाई इज नोन एज फेस, और खाली फाई इज नोन एज फेस कांस्टेंट। और देखो मुझे बताने की जरूरत नहीं है फेस कांस्टेंट किस किस बात पे डिपेंड कर रहा है, एक्स नॉट और ए। व्हाट इज एक्स नॉट, इनिशियल सिचुएशन। मान लो मैंने उसको पार्टिकल को यहां पर देखा तो मेरे लिए कुछ और बन गया, किसी और ने, मान लो आपने पार्टिकल को यहां देखा तो आपके लिए कुछ और बन गया। दैट मींस क्या ये फाई फिक्स होता है, नहीं नहीं। दैट मींस क्या ये जो इक्वेशन आई है, क्या ये जो इक्वेशन आई है ये क्या है, ये क्या है, ये इक्वेशन जो आई है, इट इज जस्ट वन सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। This is the standard and general equation of SHM. This is not the general one. क्यों? क्योंकि एम्पलीट्यूड भी किस बात पे डिपेंड करेगा कि इनिशियली आपने कितनी एनर्जी इसको प्रोवाइड करी। मान लो मैंने तेजी से झटका मार दिया तो उसके लिए एम्पलीट्यूड ज्यादा हुआ। मान लो कोई और सिस्टम को परफॉर्म कर रहा है, उसने झटका हल्के से मारा तो उसके लिए एम्पलीट्यूड कम होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? दैट मींस ए भी चेंज हो गया। और फाई तो भाई अनंत है, फाई तो अनंत है, अनंत। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? दैट मीन्स दिस इज जस्ट अ स्पेशल इक्वेशन, दिस इज जस्ट अ स्पेशल इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन। स्पेशल इक्वेशन से मेरा क्या मतलब है, एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर एकदम। मान लो यहां पर मैं x नॉट की जगह कुछ और ले लेता, x नॉट 1, x नॉट 2, x नॉट 3, x नॉट 4, x नॉट 5, ऐसे ऐसे कितने x नॉट हो सकते हैं, बहुत सारे। तो उस जैसे जैसे ये चेंज होगा वैसे वैसे ये चीज चेंज होती चली जाएगी। अब आपको फील आ रहा होगा, अब आपको कनेक्टिविटी आ रही होगी हर चीज की। दैट्स व्हाई मैंने कहा मैथमेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। क्या ये मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? इसको आप नोट करिए, हम आगे बढ़ेंगे। चलिए बच्चों, नाउ अब हम एक्स-टी रिलेशन तक आ चुके हैं। अब मान लो एक्स रिलेशन से मुझे वीटी रिलेशन निकालना है, कोई बड़ी बात नहीं है। एक्स रिलेशन अभी अभी हमने पढ़ा, x as a function of time t will be equal to a sin omega t plus phi, where phi is phase constant, it will depend on the initial situation, a is the amplitude, omega is the angular frequency। अब मान लो वीटी रिलेशन चाहिए, अरे तो डिफरेंशिएट करना यार, डिफरेंशिएट कर। वीटी रिलेशन क्या होता है, v क्या होता है, dx by dt। इसको टाइम के साथ डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन का क्या होगा, cos, और ओमेगा टी का क्या हो जाएगा, ओमेगा। फाई तो कांस्टेंट है तो क्या आ गया, a ओमेगा cos ओमेगा t प्लस फाई, बन गया वीटी रिलेशन। मतलब v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम किसके साथ वेरी कर रहा है बच्चों, cos के साथ। तो क्या हो गया, a ओमेगा cos ओमेगा t प्लस फाई, सब कुछ आ जाएगा यहाँ से। एंड इट्स मैक्सिमम वैल्यू इज a ओमेगा, ये तो हमें पता ही है, हमने vx रिलेशन से निकाल दिया। अच्छा भाई at रिलेशन चाहिए, at चाहिए तो दोबारा डिफरेंशिएट करो, dv बाई dt निकालो तो क्या आ जाएगा, cos का क्या होगा, माइनस साइन, ओमेगा टी का ओमेगा, और फाई का जीरो। तो क्या आ जाएगा, माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाई। सो at रिलेशन बन गया, माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाई। क्या मेरी बात समझ में आ रही है?
क्लियर है एकदम। देखिए 3 रिलेशन तो हाथों हाथ आ गए। वी एक्स रिलेशन, यहाँ से भी बच्चों हम वी एक्स रिलेशन निकाल सकते हैं, ऑल्दो हमें पता है वी एक्स रिलेशन हमने मैथमेटिकली निकाल दिया, हम वो यहाँ से भी निकाल सकते हैं। कैसे? कैसे देखो, कॉस को कह सकता हूँ मैं √1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, पता ही है आपको साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी बराबर 1। सो कॉस को कह सकता हूँ मैं, इसको लिख सकता हूँ ए ओमेगा √1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। इस ए को अंदर भेज दो तो क्या बन जाएगा बच्चों, ये ओमेगा √ ए स्क्वायर, स्क्वायर के अंदर जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। अब देखो ये चीज देखा देखा लग रहा है, क्या है ये x, दैट मीन्स v क्या बन गया, ओमेगा √ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बन गया v एक्स रिलेशन। ax चाहिए तो देखो a और साइन ओमेगा टी प्लस फाइव क्या है x, तो a क्या आ गया माइनस ओमेगा स्क्वायर x, एंड दैट्स द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ SHM, जहां से हमने शुरू किया था। देखिए सारे रिलेशन हमारे पास आ चुके हैं, सारे रिलेशन हमारे पास आ चुके हैं, xt रिलेशन, vt रिलेशन, at रिलेशन, vx रिलेशन, ax रिलेशन, सब तरीके के रिलेशन हमारे पास आ चुके हैं। अगर मुझे इनका ग्राफ भी बनाना हो तो मैं ग्राफ तक बना लूंगा। इसका ग्राफ साइनसोइडल, इसका ग्राफ कॉस, इसका ग्राफ जस्ट अपोजिट टू दैट, इसका ग्राफ जस्ट अपोजिट टू दैट। इसकी मैक्सिमम वैल्यू ए ओमेगा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू ए ओमेगा स्क्वायर, इसकी मैक्सिमम वैल्यू ए, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? पीएचडी कर ली यार हमने, और आपको पता है देखो कुछ नहीं है, बेसिक काइनेमेटिक्स। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बेसिक काइनेमेटिक्स। इस फाइव पर तो हम डिटेल में बात करेंगे यार, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये फाइव। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इस फाइव की कैलकुलेशन हम बहुत डिटेल में करेंगे। अभी फिलहाल हमने सारे रिलेशन निकाल लिए हैं। मान लो कोई हमसे ग्राफ बनवा ले, मान लो कोई हमसे ग्राफ बनवा ले तो हम ग्राफ तैयार कर सकते हैं। कैसे? मान लो कोई आपसे पूछे इस तरीके से, मान लो मैं यहाँ पर सारे ग्राफ प्लॉट करूँगा, लेट्स से कोई आपसे पूछ ले कि भैया बताओ एक्स रिलेशन का ग्राफ बनवाओ और थोड़ी देर के लिए फाइव को जीरो ले लो। फाइव जीरो लेने का क्या मतलब है? देखो फाइव जीरो कब होगा? जब एक्स नॉट जीरो होगा। एक्स नॉट जीरो होने का क्या मतलब है? कहाँ से शुरू हो रहा है, मतलब कहाँ से हमने देखा? मेन पोजीशन से। देखिए अब क्लियरिटी होगी आपको जबरदस्त तरीके की। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? फाइव जीरो लेने का मतलब ही क्या है भैया, हम मेन पोजीशन से इसको देख रहे हैं। दैट मीन्स सिंपल सी एक्स रिलेशन क्या बन रहा है? ए साइन ओमेगा टी, सिंपल सा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इसका ग्राफ बना दो, कैसे बनेगा? साइनसोइडल बनेगा। ये ए कर दो, यहाँ माइनस ए कर दो, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू साइन ओमेगा टी की क्या होती है? 1 इंटू ए, मिनिमम क्या होगी? -1 इंटू ए। क्लियर एकदम? और बना डालो ग्राफ। क्लियर है? इस तरीके से हम इसको 4 भागों में डिवाइड करेंगे। टाइम पीरियड आपको पता ही है, कैपिटल टी है, ये सारी बातें आपको पता है, टाइम पीरियड कैपिटल टी। सो इस तरीके से हम 4 हिस्सों में इसको ऐसे तोड़ लेंगे, लाइक दिस। क्लियर है? और ये आगे की तरफ बढ़ता चला जाएगा, इट विल डू लाइक दिस। द सेम मैनर ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन, डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ। इन द सेम मैनर वेलोसिटी का ग्राफ क्या होगा? अगेन कॉस की तरह बना दो, ए ओमेगा, यहाँ पर माइनस ए ओमेगा, so it will be go like this, and then it will keep on repeating. Clear एकदम? एक्सेलरेशन का बच्चों, एक्सेलरेशन का ए ओमेगा स्क्वायर माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। देखिए माइनस साइन है, एक्सेलरेशन में माइनस साइन है। अगर एक्स टी ये है तो सिंपली वी टी क्या होगा? ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, और ए टी क्या होगा? माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। माइनस साइन बता रहा है एक्सेलरेशन इज ऑलवेज अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट ऐसे है, सो एक्सेलरेशन विल बी लाइक दिस। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट नीचे है, सो एक्सेलरेशन विल बी लाइक दिस, एंड बोथ आर अपोजिट फेस, आउट ऑफ फेस। इनका फेस क्या है? आउट है, बिल्कुल अपोजिट है एक दूसरे के। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या ये कंसेप्ट एकदम क्लियर है आपको? क्लियर है एकदम? इसको आप नोट करिए, हम आगे बढ़ेंगे। चलिए बच्चों, अब हम फेस की कैलकुलेशन करना सीखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ध्यान से सुनना एक एक चीज को।
मान लो बच्चों एक पार्टिकल है जो कि एसएचएम कर रहा है, मीन पोजीशन x इक्वल्स टू 0, एक्सट्रीम पोजीशन x इक्वल्स टू प्लस माइनस a। अब अगर मान लो मुझे इसकी डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन लिखना है तो यार इनफाइनाइट रिलेशन हो सकते हैं, क्योंकि चलो a फिक्स है, ओमेगा फिक्स है विद ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, लेकिन फाई तो अलग अलग हो सकता है। सबके लिए बहुत सारी इक्वेशन बन सकती है ना। अच्छा मान लो वो जीरो से शुरू हो रहा है, मान लो यहीं से ही मैंने उसको देखना शुरू किया तो x इक्वल्स टू a sin ओमेगा t, ठीक है, हाँ सिंपल। अब मान लो बच्चों किसी ने उसको देखा एट t इक्वल्स टू 0, एट t इक्वल्स टू 0 उसने उसको देखा कि वो जो है x इक्वल्स टू a बाय 2 पर है। वो कहाँ पर है? x इक्वल्स टू a बाय 2 पर। क्लियर एकदम? तो x की वैल्यू क्या है? a बाय 2, और वो पूछ रहा है बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फाई या फिर व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन। तो सिंपल है यार, बहुत इजी है, बहुत इजी। एक्स टी इज इक्वल्स टू, मैंने लिखा a साइन ओमेगा टी प्लस फाई, मुझे फाई तो निकालना है यार, और फाई क्या होता है? फाई क्या होता है? x की वैल्यू एट t इज इक्वल्स टू 0, तो t इज इक्वल्स टू 0 पुट कर दो, और x कितना है? a बाय 2, तो a बाय 2 बराबर a साइन 0 प्लस फाई, a से a कैंसिल, साइन फाई बराबर हाफ, तो फाई कितना आ गया बच्चों? 30 डिग्री, मतलब कि पाई बाय 6। तो इक्वेशन क्या बन गई? x इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t प्लस पाई बाय 6, दैट इज फाइन, गुड, अच्छी बात है। लेकिन बच्चों ये सब करते समय मैंने एक चीज का ध्यान नहीं दिया। एट x इज इक्वल्स टू a बाय 2 पर तो वो है, लेकिन a बाय 2 पर दो सिचुएशन हो सकती हैं। क्या पता वो ऐसे जा रहा हो, और क्या पता वो ऐसे जा रहा हो। बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त चीज। ये तो मैंने सॉल्यूशन दे दिया, लेकिन ये ठीक हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हो भी सकता है और गलत भी हो सकता है। दैट मीन्स कहने का मतलब है इफ यू वांट टू कैलकुलेट फाई, फाई जो आपको मिलता है वो खाली इतनी इतनी इंफॉर्मेशन से नहीं मिलता कि एट x इक्वल्स टू 0 वेयर द पार्टिकल इज। वो इस बात पे भी डिपेंड करता है इन विच डायरेक्शन इट इज गोइंग, इन विच डायरेक्शन इट इज गोइंग, आइदर पॉजिटिव डायरेक्शन और नेगेटिव डायरेक्शन। अब इसका मतलब है कि हमें ग्राफ की जानकारी होनी चाहिए, बिना ग्राफ के काम चलने वाला नहीं है। अब मैंने क्या देखा, बहुत ध्यान से सुनना बच्चों। कहाँ था पार्टिकल? t इज इक्वल्स टू 0 पर, t इज इक्वल्स टू 0 पर, लेट्स से टाइम के साथ है, t इज इक्वल्स टू 0 पर, टाइम या फिर एंगल जो भी है, t इज इक्वल्स टू 0 पर पार्टिकल कहाँ है? x इक्वल्स टू a बाय 2 पर। अब देखो बच्चों ये 0 है, ये a है, ये माइनस a है, तो a बाय 2 कहाँ होगा? ऊपर वाले हाफ में या नीचे वाले हाफ में? ऊपर वाले हाफ में। लेट्स से यहाँ पर a बाय 2 है कहीं। अच्छा भाई, अब मैंने क्या देखा बच्चों कि a बाय 2 पर दो सोल्यूशन, हमेशा आपको ऐसा ही मिलेगा, हमेशा आपको ऐसा ही मिलेगा, चाहे पॉजिटिव हाफ ले लो या नेगेटिव हाफ ले लो, यू विल ऑलवेज गेट टू सॉल्यूशन, ऑलवेज यू विल गेट द टू सॉल्यूशंस। दैट मींस इसका सॉल्यूशन सिर्फ हाफ नहीं था, सॉरी इसका सॉल्यूशन सिर्फ पाई बाय 6 नहीं था, इसका सॉल्यूशन सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं था 0 से पाई बाय 2 के बीच में, इसका सॉल्यूशन पाई बाय 2 से पाई सेकंड क्वाड्रेंट में भी था। मतलब कि क्योंकि आपको पता है साइन पाई माइनस थीटा विल ऑल्सो इक्वल्स टू साइन थीटा। दैट मीन्स चलो तुमने निकाल दिया साइन 30 विच इज पाई बाय 6, खाली 30 डिग्री आंसर नहीं होगा, खाली 30 डिग्री आंसर नहीं होगा, आंसर क्या भी होगा? 180 माइनस 30 डिग्री विच इज 5 पाई बाय 6, दैट मीन्स 150 डिग्री। हमेशा you will get the two solution, always you will get a two solution. In upper half you will get first second quadrant, in lower half you will get third fourth quadrant. अब exact solution कौन देगा बच्चों? ये अगर मान लो मैं बात करूं इसकी, that means in which direction it is going? Positive, velocity should be positive. देखिए here velocity is positive, here velocity is negative, so which one you will choose? This one. That means for this case phi is what? Pi by 6, that is fine, but for this case phi is what? इस केस के लिए phi क्या होगा? 5 pi by 6, बहुत इंपॉर्टेंट। दैट मीन्स अगर सिचुएशन ये होगी तो इसके लिए इक्वेशन बनेगी
ए साइन ओमेगा टी प्लस 5 पाई/6। आई होप आपको एक छोटे से एग्जाम्पल से ये पूरी सिचुएशन क्लियर हो गई होगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट है फाई की कैलकुलेशन, बहुत ही जबरदस्त। अब मीन पोजीशन पर भी जरूरी नहीं है x इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी ही हो, फाई 0 हो, नहीं। मीन पोजीशन पर भी देयर आर टू केसेस, हेयर एंड हेयर। फॉर दिस यस इट इज 0, बट फॉर दिस 0 पर दो सॉल्यूशन है। फॉर दिस इट इज व्हाट पाई। इसके लिए क्या इक्वेशन बन जाएगी? x इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई, विच इज x इक्वल्स टू माइनस ए साइन ओमेगा टी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? फॉर यहाँ पर भी मान लो क्वेश्चन ऐसे आ गया, x is equals to 0, here it is x is equals to plus है, here it is x is equals to minus है, at t equal to 0, the particle is at x is equals to let's say root 3a by 2 minus root 3a by 2, और let's say इस डायरेक्शन में वो जा रहा है या फिर इस डायरेक्शन में ही वो जा रहा है। बताओ फाई। सिंपल है यार, यहाँ पर पहुंच जाओ। सबसे पहले देखो माइनस रूट 3a by 2 कहाँ मिलेगा? यहाँ पर मिलेगा यार। You will get the two solution। पहले ये solution निकालो, दोनों solution। अब देखो जिसको बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स की नॉलेज ना हो, ट्रिग्नोमेट्री की, तो सिंपल निकालो पहले तो यार, सिंपल निकालो। रूट 3/2 कहाँ निकलेगा? देखो इसमें पुट करोगे ना, t इक्वल टू 0 पुट करोगे, साइन फाई आ जाएगा। मतलब यहाँ पर भी इक्वेशन ऐसी बनेगी, x इज इक्वल्स टू माइनस प्लस छोड़ दो, अभी माइनस प्लस छोड़ दो, तो क्या ही बनेगी? x इज इक्वल्स टू ए साइन फाई, x की जगह डाल दो रूट 3a/2 बराबर ए साइन फाई, ए से कैंसिल, तो साइन फाई बराबर रूट 3a/2। क्लियर है? नॉर्मल केस में ये कितना आएगा? नॉर्मल केस में 60 डिग्री। क्लियर एकदम? लेकिन आंसर हमें किस में चाहिए इस बार? थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में, नेगेटिव में। तो ठीक है यार, 60 मतलब पाई प्लस 60 या फिर 2 पाई माइनस 60। भाई थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा? पाई नेगेटिव ही तो चाहिए। आपने इनिशियली नेगेटिव साइन को इग्नोर किया ना, लेकिन इग्नोरेबल थोड़ी है नेगेटिव साइन। पहले आपने नॉर्मल ही निकाला। मान लो आपको बहुत ज्यादा ट्रिग्नोमेट्री की नॉलेज नहीं है, तो मैं कहूँ आप तो नॉर्मल निकालो। ये आ गया, मतलब फाई कितना बता रहे हो आप? फर्स्ट क्वाड्रेंट में 60, लेकिन आपको वही एंगल किस में चाहिए? थर्ड और फोर्थ में। थर्ड में कितना होगा? पाई प्लस 60, क्योंकि साइन पाई प्लस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा वो? पाई प्लस 60 मतलब ये कितना हो जाएगा? 180 प्लस 60 मतलब ये कितना हो जाएगा? 240 या फिर 360। पाई साइन 2 पाई माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, दैट मीन्स कितना हो जाएगा? साइन 300। क्लियर एकदम? अब कौन सा आंसर होगा? वेलोसिटी की डायरेक्शन बताएगी। इट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, नेगेटिव डायरेक्शन। वेलोसिटी नेगेटिव मतलब हेयर, और हेयर मतलब आंसर किस में होगा? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट मतलब फाई कितना होगा? 240 डिग्री। इसको आप रेडियन में कन्वर्ट कर लेना। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई है? क्या आपको फाई की नॉलेज हो गई है? बहुत इंपॉर्टेंट है फाई की कैलकुलेशन। कोई बात नहीं करता फाई के बारे में, बट इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। और आप समझ गए हैं कि फाई सिर्फ और सिर्फ किस बात पे डिपेंड करता है? इनिशियल कंडीशन पर, सिर्फ और सिर्फ इनिशियल कंडीशन पर। दैट मीन्स आप समझ गए हो कि एक्स की रिलेशन कितने बन सकते हैं? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट इनिशियल कंडीशंस हो सकते हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? कंसेप्ट एकदम क्लियर है, लॉजिक एकदम क्लियर है। सो इस लेक्चर को आज हम यहीं रोकते हैं। आज के लेक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बेसिक था। सारे पैरामीटर हमने क्लियर कर लिए, सारे रिलेशन हमें आ गए, फाई की कैलकुलेशन आ गई। नेक्स्ट लेक्चर में और बहुत अच्छी अच्छी बातें डिस्कस करेंगे। हम टाइम पीरियड निकालना सीखेंगे, और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, फेजर को सीखेंगे हम। मतलब इसी को हम किससे रिलेट करेंगे? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी।